नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र आप लोग का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग का जो टॉपिक चल रहा था रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, यानी किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिकी यंत्र। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ रहे थे प्रकाश का प्रवर्तन यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में हमारा जो पार्ट ए है परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन हो गया था। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है बी यानी समतल पृष्ठ से प्रकाश का प्रवर्तन इन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम प्लेन सरफेस। दोस्तों, ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस टॉपिक से हमें सीखेंगे कि एक समतल पृष्ठ से प्रकाश का प्रवर्तन कैसे होता है, प्लस ये भी सीखेंगे कि अगर दो समतल मिरर हैं उनको अगर किसी थीटा एंगल पर लगा दिया जाए तो उनके बीच कितने प्रतिबिंब बनेंगे। दोस्तों, ये भी हम क्लियर कर देंगे आपको। तो दोस्तों, ये टॉपिक स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, बिलीव मानिएगा कि आपको अगर एक बार भी इस टॉपिक को आपने ध्यान से देख लिया या सुन लिया तो आपको एंगल निकालने में, प्रतिबिंब निकालने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी और ये टॉपिक आपका तैयार हो जाएगा। तो दोस्तों, आज का टॉपिक है समतल पृष्ठ से प्रकाश का प्रवर्तन यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम प्लेन सरफेस। महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो दोस्तों देख लेते हैं कि समतल पृष्ठ यानी समतल दर्पण द्वारा प्रकाश के परावर्तन संबंधी महत्वपूर्ण बिंदु क्या क्या हैं। पहला फैक्ट है, समतल दर्पण के पीछे चांदी, पारा, फेरस ऑक्साइड की परत होती है। दोस्तों, आपने देखा होगा कि जो आईना हमारे घर में होता है, मिरर होता है जिसमें अपना फेस देखते हैं, उसके पीछे आप लोग देखते होंगे रेड कलर की पॉलिश होती है, वो खास तौर पर फेरस ऑक्साइड होता है। दोस्तों, कहीं कहीं पर चांदी और पारा की भी कलई की जाती है जिससे प्रकाश का रिफ्लेक्शन होता है। दूसरा फैक्ट है, समतल दर्पण द्वारा वास्तविक वस्तु का प्रतिबिंब सदैव आभासी यानी वर्चुअल, सीधा यानी इरेक्ट तथा वस्तु के आकार का ही बनता है। दोस्तों, समतल दर्पण मान लीजिए कोई आपको एक वस्तु लिए हैं, यहाँ पर ए है, आप उसके सामने एक समतल दर्पण खड़ा कर रहे हैं। दोस्तों, जो इसका प्रतिबिंब बनेगा वो दर्पण के पीछे आभासी और वस्तु के बराबर ही बनेगा और सीधा। दोस्तों, फैक्ट नंबर 3 है, समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब में पार्श्व व्युत्क्रमण यानी लेटरल इन्वर्जन होता है, अतः प्रतिबिंब में वस्तु का दायां भाग बाईं ओर तथा बायां भाग दाईं ओर मिलता है। दोस्तों, यहाँ पर फैक्ट नंबर 3 है कि इसमें पार्श्व व्युत्क्रमण यानी लेटरल इन्वर्जन होता है। सबसे पहले समझ लेते हैं कि पार्श्व व्युत्क्रमण या लेटरल इन्वर्जन होता क्या है। दोस्तों, जब आप मान लीजिए कोई आप कार चला रहे हैं, कार में आपके पास साइड मिरर होता है। जब कोई एम्बुलेंस आपके पीछे से आती है तो उस पर आप देखे होंगे कि एम्बुलेंस इस प्रकार लिखा होता है, उल्टा लिखा होता है। जब आप साइड मिरर से देखते हैं तो आपको एम्बुलेंस सीधा लिखा हुआ दिखाई देता है। इसे कहते हैं पार्श्व व्युत्क्रमण या लेटरल इन्वर्जन। इसमें क्या होता है कि प्रतिबिंब का दायां भाग बाईं ओर, दोस्तों देख रहे हैं आप कि ए यहाँ पर दाहिनी ओर है और इस एम्बुलेंस में इसका जो है बाईं ओर है ए, और यहाँ पर देख रहे हैं कि बायां भाग दाईं ओर कहा गया है, तो बायां भाग यहाँ पर ई है और यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर ई भाग जो दाईं ओर बना है। ठीक दोस्तों, फैक्ट नंबर 3 आपको क्लियर हुआ। फैक्ट नंबर 4 है, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर दर्पण के आगे वस्तु होती है। जैसे मान लीजिए दोस्तों, एग्जाम्पल के रूप में अगर कोई वस्तु यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, वस्तु है, उसके सामने हम एक मिरर लगा देते हैं। अब क्या होता है कि अगर इस दर्पण से जितनी दूरी पर ये वस्तु रखा हुआ है, कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, अगर मान लीजिए x दूरी है तो ये दर्पण के पीछे x दूरी पर ही ये प्रतिबिंब बनेगा, यानी यहाँ पर हो जाएगा ए डैश। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर हम एग्जाम्पल के रूप में और समझ लेते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं चेस बोर्ड है। इस चेस बोर्ड में अगर मान लीजिए कि आपका यहाँ पर एक ये स्थान पर जो है यहाँ पर वजीर आपका है, तो आप जब मिरर के सामने देखेंगे तो आपको वजीर यहाँ पर मिलेगा, यानी दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर। अगर मान लीजिए आपका हाथी यहाँ पर है नंबर 3 पर, तो दर्पण के पीछे नंबर 3 पर ही आपका हाथी मिलेगा।
दोस्तों इसीलिए कहा गया है कि जितनी दूरी पर दर्पण के सामने वस्तु होती है, दर्पण के पीछे की तरफ उतनी ही दूरी पर आपका इमेज या फिर प्रतिबिंब बनता है। दोस्तों फैक्ट नंबर 5 है, 5 का ए। दोस्तों यहाँ पर देख लेते हैं कि 5 के ए में क्या है। यदि वस्तु दर्पण की ओर अथवा दूर x दूरी पर चले तो प्रतिबिंब भी दर्पण की ओर अथवा दूर x दूरी विस्थापित होगा। दोस्तों एग्जाम्पल आपको ऊपर मिल जाएगा। अगर मान लीजिए कि अगर आपका वजीर यहाँ पर है नंबर 1 पर, तो आपका वजीर यहाँ मिलेगा नंबर 1 पर। तो दोस्तों अगर ये वजीर आपका नंबर 1 से चलकर 3 तक आता है तो प्रतिबिंब में भी आपका वजीर ऊपर से चलकर नंबर 3 पर ही आएगा। ठीक दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों अगर पीछे हटता है तो प्रतिबिंब भी पीछे हटता हुआ दिखाई देगा। इसमें है फैक्ट नंबर बी, 5 का बी में, यदि वस्तु स्थिर हो, अगर कोई वस्तु स्थिर हो तथा दर्पण वस्तु की ओर, यानी वस्तु स्थिर हो, दर्पण वस्तु की ओर अथवा दूर x दूरी चले तो प्रतिबिंब वस्तु की ओर अथवा दूर 2x दूरी विस्थापित होगा। जैसा कि दोस्तों ऊपर की एग्जांपल में था चेस में कि अगर मान लीजिए कि आपका वस्तु कोई है, मान लीजिए यहाँ पर एक मिरर है, आपकी वस्तु यहाँ रखी हुई है। अगर आप x दूरी आगे चलते हैं, ठीक है, तो प्रतिबिंब भी x दूरी आगे आता है, यानी कि आप दोनों दूरी को मिलाकर देखेंगे तो 2x दूरी हो जाएगा। अगर आप x दूरी पीछे हटते हैं तो यहाँ से भी x दूरी पीछे हटेगा, दोनों का अगर दूरी देखा जाए तो 2x दूरी होगा। दोस्तों यही बताया गया है यहाँ पर कि अगर आप वस्तु के मिरर के पास अगर आते हैं या फिर वहाँ से दूर जाते हैं तो टोटल जो दूरी होगी 2x दूरी विस्थापित होगी। फैक्ट नंबर 6 है, यदि कोई व्यक्ति भी चाल से दर्पण की ओर चलता है तो उसे दर्पण में अपना प्रतिबिंब 2v चाल से अपनी ओर आता हुआ दिखाई देगा। दोस्तों जैसा कि हमने बताया था कि अगर आप चेस में अगर आखिरी खाने में ऊपर हैं, तो अगर आप उस मिरर की तरफ आ रहे हैं तो प्लस आपकी गति तो होगी ही। जैसे यहाँ पर हमने बताया है कि अगर मान लीजिए आप इस मिरर में आप यहाँ पर खड़े हैं, ठीक है, तो मिरर में भी आप नंबर 1 पर यानी कि लास्ट में खड़े होंगे। अगर आप भी वेग से 1 से 4 तक आते हैं, भी वेग से, तो ऊपर प्रतिबिंब भी आपको 1 से 4 की तरफ भी वेग से भी आता हुआ दिखाई देगा। परंतु जब आप चलते हैं तो आपकी गति तो आपको महसूस होती ही है, साथ में सामने की जब गति आपको दिखने में लगता है कि ये भी वी वेग से है, परंतु आपको ये प्रतीत होता है कि हमारी गति प्लस प्रतिबिंब की गति दोनों मिला करके वी वेग समझ 2v वेग समझ में आता है हमें। तो फैक्ट नंबर 7 है, यदि आपतित किरण को नियत रखा जाए। दोस्तों महत्वपूर्ण टॉपिक है, यदि आपतित किरण को नियत रखा जाए तथा समतल दर्पण को थीटा कोण से घुमा दिया जाए तो परावर्तित किरण जो है वो 2 थीटा कोण में घूम जाती है। दोस्तों यहाँ पर आपको कोई भी अगर मान लीजिए कि एक मिरर है, अगर मान लीजिए यहाँ से कोई प्रकाश आ रहा है, अगर इस आपतित किरण को नियत रखा जाए और इस मिरर को ही कुछ एंगल पर घुमा दिया जाए तो जितना एंगल यहाँ बनेगा घुमाने के बाद वो 2 थीटा एंगल से घूम जाती है। दोस्तों परावर्तित किरण क्वेश्चन नंबर यानी फैक्ट नंबर 8 है, यद्यपि दर्पण अथवा इसके भाग द्वारा वस्तु का पूर्ण प्रतिबिंब बनता है। जैसा कि आप लोग सभी को पता है कि दर्पण के द्वारा वस्तु का पूर्ण प्रतिबिंब बनता है, परंतु यह आवश्यक नहीं कि हमें किसी एक स्थान पर खड़े होकर पूर्ण प्रतिबिंब दिखाई दे। जैसा कि दोस्तों हम लोग जानते हैं कि अगर
छोटा सा मिरर है, अगर मान लीजिए छोटा भाग है, तो ये तो हमें पता है कि इस मिरर में पूर्ण प्रतिबिंब बनता है, परंतु अगर हम इस मिरर के पास होंगे तो हमें ये पूर्ण प्रतिबिंब दिखाई नहीं देगा। इसके लिए हमें दूर जाना पड़ेगा। तो यही बात कहा गया है कि प्रत्येक मिरर में जो समतल है उसमें पूर्ण प्रतिबिंब बनता है, परंतु ये ज़रूरी नहीं है कि हम एक स्थान पर खड़े होकर उस प्रतिबिंब को देख सकें। यही कारण है दोस्तों कि ये है किसी व्यक्ति जिसकी ऊंचाई h है का दर्पण में पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की ऊंचाई का कम से कम h/2 यानी उस आदमी की ऊंचाई का आधा होना अत्यंत आवश्यक है। दोस्तों, अगर आपको अपना पूर्ण प्रतिबिंब देखना है एक किसी मिरर के सामने, तो आपको प्रयत्न करना चाहिए कि आपका जो मिरर है आपकी लंबाई का आधा कम से कम होना चाहिए। कम से कम का मतलब यहाँ पर यह है कि h/2 यानी कि आपकी हाइट से आधा अगर नहीं होगी तो आपका पूर्ण प्रतिबिंब आपको नहीं दिखेगा। अगर आधे से अधिक है तो आप बिल्कुल आप देख सकते हैं, परंतु h/2 यानी कि आपकी लंबाई का आधा हर हाल में होना चाहिए। जैसा कि यहाँ एग्जाम्पल में दिखाया गया है कि यहाँ पर मान लीजिए एक आदमी है, इसकी ऊंचाई h है, तो उसके सामने h/2 का एक मिरर लगा हुआ है जो इस आदमी की लंबाई का आधा है। ठीक है दोस्तों, जब ऊपर से एक किरण रिफ्लेक्ट होती है तो वो आकर इसके मध्य में मिलती है, और नीचे से जो किरण रिफ्लेक्ट होगी वो आपकी मध्य में मिलेगी, जिससे कि यहाँ पर खड़ा हुआ व्यक्ति को अपना प्रतिबिंब यहाँ पर पूर्ण रूप से दिखाई देगा। सेक्शन नंबर 8 का बी है, इसी प्रकार एक व्यक्ति को जिसकी आँख किसी कमरे के केंद्र पर है, सामने की दीवार पर लगे दर्पण में पीछे की दीवार का पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की ऊंचाई का 1/3 होना चाहिए, जो कि दीवार की ऊंचाई का हो। जैसे मान लीजिए कि आपका एक रूम है, अगर हम यहाँ पर देखते हैं, यहाँ मान लीजिए आपका एक रूम है, ठीक है, और आप यहाँ बीच में लेटे हुए हैं, आपका नेत्र यहाँ पर है बीच में, ठीक है, आपकी आँख यहाँ पर है। अगर आप चाहते हैं कि आपको इस दीवार का पूरा प्रतिबिंब दिखाई दे, यानी यहाँ से यहाँ तक, तो आपको क्या चाहिए कि जो सामने मिरर आपकी लगा हो वो इस पीछे वाली जो दीवार की ऊंचाई है उसका यानी 1/3 हो, यानी पीछे की ऊंचाई का h/3 हो, जिससे कि आप बीच में रह करके आप पीछे की संपूर्ण प्रतिबिंब को देख सकते हैं। यहाँ पर शीशे की जो ऊंचाई होगी आपकी पीछे की दीवार की ऊंचाई की 1/3 होगी। ठीक है दोस्तों, फैक्ट नंबर 9 है, यदि दो समतल दर्पण परस्पर थीटा कोण पर रखे हों, जैसा कि यहाँ थीटा कोण है, एक मिरर 1 है, मिरर 2 है, इसको थीटा कोण पर रखा गया है, तो किसी बिंदु पर वस्तु के कुल प्रतिबिंबों की संख्या। दोस्तों, यहाँ से आपको महत्वपूर्ण टॉपिक मिलेगा, यहाँ से आप प्रतिबिंब की संख्या निकालेंगे। तो दोस्तों, पहला फार्मूला है, अगर मान लीजिए दो मिरर इस प्रकार रखे हुए हैं थीटा कोण पर, तो फैक्ट नंबर 1 निकलता है, यदि इसका फार्मूला है 360/थीटा। दोस्तों, 360 बटा के थीटा, अगर इसका जो पूर्णांक है वो इवन नंबर में आता है, अगर इवन का मतलब क्या होता है, 360 मान लीजिए 360/थीटा, अगर मान लीजिए कि हम थीटा का मान 30 रखते हैं, कितना रखते हैं 30, तो यहाँ पर 0 0 कटेगा, 12 3 36 यानी 12 आ रहा है, यानी इवन नंबर आ रहा है। तो उसके लिए जो फार्मूला है वो है, यानी प्रतिबिंबों की संख्या 360/थीटा, ये तो आपका फार्मूले से हो गया, -1, यानी प्रतिबिंब का जो पूरी प्रतिबिंब बनेगा इवन नंबर का, यानी कि आप 360 में 30 का भाग दिए हैं, 12 आया है, तो 12 - 1 यानी 11 प्रतिबिंब बनेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, प्रतिबिंबों की संख्या ज्ञात करने के लिए इवन नंबर के लिए वो होगा 360/थीटा -1। ये आपका एक फार्मूला हो गया। अब फार्मूला नंबर 2 है,
यदि 360 में थीटा का भाग देने पर 360 में थीटा का भाग देने पर अगर विषम पूर्णांक प्राप्त होता है तो प्रतिबिंबों की जो संख्या होगी वह 360 बाई थीटा होगी। परंतु इसके लिए एक कंडीशन है, यह तभी लागू होगा जब वस्तु समद्विभाजक या सममित स्थिति में न हो। इसका कहने का तात्पर्य है कि मान लीजिए कि दो मिरर रखे हुए हैं M1 M2 और इसका जो फार्मूला होगा 360 बाई थीटा। अगर इसका पूर्णांक जो है विषम आता है, ओड नंबर आता है, तो क्या होगा? इसका 360 बाई थीटा ये तभी होगा जब कोई वस्तु इस द्विभाजक पर ना हो। अगर इसके मिडिल में होता तो हमारा जो फार्मूला पहले वाला अप्लाई हो जाता 360 बाई थीटा -1, पर यहाँ पर कोई वस्तु जो ऑब्जेक्ट है वो मिडिल पर नहीं है, यानी द्विभाजक या सममित नहीं है, तो इसके लिए हमें 360 बाई थीटा ही लगाना होगा। अगर ये मिडिल में होता तो 360 अपन थीटा -1 फार्मूला अपनाना होता जो हमारे ऊपर है इवन के लिए। हाँ, यहाँ पर फैक्ट्स का जो है देख लेते हैं। यदि 360 विषम पूर्णांक या ऑड इंटीजर में है, यानी समद्विभाजक पर हो, तो प्रतिबिंब की संख्या 360 बाई थीटा -1 होगा। जैसा कि हमने ऊपर समझाया है कि अगर विषम पूर्णांक है 360 में थीटा का भाग देने पर अगर विषम पूर्णांक होता है, परंतु अगर वो वस्तु दो मिरर के जो बीच का भाग है समद्विभाजक है, अगर उस पर रखी हुई है तो उसमें 360 बाई थीटा -1 वाला फार्मूला अप्लाई होगा। अगर ये मिडिल में ना होकर के कहीं किसी और जगह है तो उसके लिए 360 बाई थीटा ही अप्लाई होगा। तीसरा फार्मूला है, यदि 360 में थीटा का भाग देने पर अगर भिन्नात्मक संख्या प्राप्त होती है या फ्रैक्शन मिलता है तो प्रतिबिंबों की जो संख्या है इसके पूर्ण भाग के बराबर होगा। ये याद करने वाली बात है। अब यहाँ से मिलता है क्वेश्चन नंबर 1। इसमें कहा गया है 90 डिग्री पर झुके दो समतल दर्पणों के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब की संख्या कितनी होगी। यहाँ पर कहा गया है कि दो जो समतल दर्पण हैं वो 90 एंगल पर हैं। मान लीजिए ये हमने बना दिया 90 एंगल, सॉरी और लिखने में प्रॉब्लम है। तो अगर 90 एंगल पर दो दर्पण हैं, ठीक है, दो मिरर 90 एंगल पर हैं और इसके बीच में कह रहा है दर्पणों के बीच में रखी वस्तु का प्रतिबिंब। अब इसका मध्याह्न मान लीजिए कि ये है। अगर यहाँ पर कोई वस्तु रखी हुई है तो प्रतिबिंब की संख्या क्या होगी? तो फार्मूला क्या था? 360 अपान थीटा की जगह हम क्या रखेंगे 90 एंगल, सॉरी 90 यहाँ पर है, -1। तो देखते हैं 0 0 कटेगा, 9 चौके 36, यानी 4 -1 बराबर 3। दोस्तों अगर दो समतल दर्पण 90 एंगल पर रखे हुए हों तो उसमें संपूर्ण जो प्रतिबिंब की संख्या बनेगी वो बनेगी 3। यह आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है 40 डिग्री पर झुके दो समतल दर्पणों के बीच रखी वस्तु के प्रतिबिंब की संख्या कितनी होगी यदि वस्तु दोनों दर्पणों के बीच के कोण के समद्विभाजक पर न हो। दोस्तों यहाँ पर है कि अगर 40 डिग्री पर, मान लीजिए कि ये दो मिरर हैं, ये 40 डिग्री पर हैं, यहाँ है 40 डिग्री। कहा गया है कि जो वस्तु है वो इस दोनों दर्पणों के मध्य न हो, यानी समद्विभाजक पर न हो। तो समद्विभाजक न होने का मतलब कोई कहीं भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। तो इसका जो फार्मूला है 360 बाई थीटा, थीटा का मान हमने रखा 40। तो यहाँ पर जो आपका आंसर मिलेगा 0 0 कटेगा, 9 चौके 36 यानी 9। अगर 40 डिग्री पर दो मिरर रखे हुए हैं, अगर उसके मिडिल में कोई वस्तु न रखी गई हो तो प्रतिबिंबों की संख्या 9 मिलेगी।
इसी में क्वेश्चन नंबर 2 मिलता है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, और यदि समद्विभाजक पर हो तो प्रतिबिंबों की संख्या क्या मिलेगी। तो इसका लिए फार्मूला हो जाएगा, समद्विभाजक पर है मतलब कि एक दो मिरर हैं, इसके मिडिल में है। अगर मिडिल पर कोई वस्तु है तो फार्मूला हो जाएगा 360/40, थीटा का मान 40 है, -1, तो 0 0 कटेगा, 9 चौक 9 माइनस 1 बराबर 8, यानी टोटल प्रतिबिंब जो बनेगा 8 बनेगा। दोस्तों आगे है समतल दर्पण के उदाहरण। अब दोस्तों समतल दर्पण के उदाहरण क्या क्या हैं। पहला है बहुरूपदर्शी, जिसे बोलते हैं कैलियोडोस्कोप। दोस्तों कैलियोडोस्कोप जो होता है उसमें 3 मिरर का प्रयोग होता है एक त्रिकोण के रूप में, और इन तीनों में 60 एंगल पर तीनों मिरर रखे होते हैं 60 एंगल पर, क्योंकि त्रिभुज में संपूर्ण कोणों का योग होता है 180, तो इसमें प्रत्येक कोण जो होंगे वो 60 एंगल के होंगे। ये होता है कैलियोस्कोप, जिसे बहुरूपदर्शी कहा जाता है। दूसरा उदाहरण है परिदर्शी यानी पेरिस्कोप। दोस्तों पेरिस्कोप में जो आप देखे होंगे कि इसमें क्या होता है कि दो समतल दर्पण को एक परिनालिका में इस प्रकार रखते हैं कि यहाँ से 45 अंश का कोण बनता है। जब कोई प्रकाश या फिर किसी ऑब्जेक्ट का जो परछाई है या प्रतिबिंब है, जब इस मिरर 40 एंगल बनता है तो नीचे रिफ्लेक्ट करता है, जहाँ यहाँ से आपकी नेत्रों द्वारा देखा जा सकता है। तो इसमें जो कोण बनता है वो बनता है 45 डिग्री। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहुरूपदर्शी में यानी कैलियोस्कोप में 60 एंगल बनता है और परिदर्शी में 45 एंगल बनता है। और तीसरा उदाहरण जो है लुकिंग ग्लास यानी आईना। आईना आप सभी लोगों के घर पर है, इसे कहते हैं लुकिंग ग्लास। ये समतल दर्पण का ही उदाहरण है। आगे विशेष में है, यदि दो समतल दर्पण आमने सामने यानी समानांतर पर रखे हों। अगर दो दर्पण अगर समानांतर पर इस प्रकार रखे हैं, तो अगर इन दोनों के बीच में कोई एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, कोई वस्तु रखी हुई है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि अगर दो समांतर दर्पणों के बीच अगर कोई वस्तु रखी हुई तो प्रतिबिंबों की संख्या क्या होगी। तो दोस्तों अगर मिडिल में अगर कोई वस्तु रखी हुई है तो प्रतिबिंबों की संख्या अनंत बनेगी, इसका कोई लिमिट नहीं होगा। तो दोस्तों यहाँ पर आपका समतल पृष्ठ से प्रकाश का परावर्तन से फैक्ट्स जो थे आप देखे, और यहाँ से कुछ क्वेश्चन बने थे, क्वेश्चन भी आप लोगों ने देख लिया और सीख लिया। दोस्तों ये टॉपिक यही समाप्त होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट फ्रॉम प्लेन सरफेस। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।